हेलो एवरीवन, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। लॉ स्टडी के इस वीडियो अनुक्रम में आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता के अर्थात सीपीसी के कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ये एमसीक्यू सभी जुडिशियल एग्जाम्स के लिए एपीओ, एडीपीओ, पीसीएसजे तथा अन्य विधि से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए उपयोगी हैं। बार काउंसिल के जो एग्जाम होता है उसमें भी इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें वह आपके पास शीघ्रता से पहुंच जाएं। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, जिससे कि आपके जो साथी हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं तथा जहां कोचिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां वे इन वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई सुविधाजनक तरीके से कर सकें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सीपीसी के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा और कहां लागू नहीं होती है? उत्तर में हमें दिया है ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को, और ऑप्शन डी है झारखंड। तो देखिए, सीपीसी की धारा एक इसकी स्थिति और इसके विस्तार को बताती है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, लेकिन नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है। नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो नागालैंड राज्य में तथा अन्य जनजातीय क्षेत्रों में सीपीसी के प्रावधानों को उसके किसी भाग में या संपूर्ण भाग में, सीपीसी के कुछ प्रावधान या संपूर्ण सीपीसी के प्रावधानों को लागू कर सकती है। तो ये राज्य सरकार का अपना अधिकार होता है कि वह चाहे तो किसी भी अधिनियम को वहां लागू कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य में भी यही प्रावधान है कि भारत के जो बनाए हुए अधिनियम हैं, कानून हैं, वो जम्मू कश्मीर में वहां के विधान परिषद, वहां के विधानमंडल के द्वारा पारित हो जाने के बाद तब लागू होते हैं। तो सही उत्तर है हमारा इसमें सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 किस तिथि को लागू की गई थी? हमें आंसर एक है 1 जनवरी 1908, 1 जनवरी 1909, 31 दिसंबर 1908 तथा 31 दिसंबर 1909। तो देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता जिसे हम 1908 कहते हैं, यह संहिता 1 जनवरी 1909 से लागू हुई थी, अर्थात 1 जनवरी 1909 से प्रवर्तन में आई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1 जनवरी 1909 को किस धारा के द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए, सीपीसी के जो लागू होने के विषय में धारा 1 बताती है, और धारा 1 की उपधारा 2 आप अगर बेयर एक्ट या बुक में देखेंगे तो धारा 1 की उपधारा 2 इसके संबंध में प्रावधान करती है कि सीपीसी के लागू होने के विषय में। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ए, धारा 1 की उपधारा 2। अगला प्रश्न है, क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं? देखिए, दो तरह के प्रभाव होते हैं, एक होता है भूतलक्षी और एक होता है भविष्यलक्षी। तो भूतलक्षी का तात्पर्य होता है कि कोई भी अधिनियम या संहिता उसके प्रवर्तन की तिथि से पूर्व के अपराधों पर लागू हो तो वो भूतलक्षी कहलाता है, और जब कोई अधिनियम या संहिता प्रवर्तन की तिथि से लागू होती है तो उसे भविष्यलक्षी कहा जाता है। तो यहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के संबंध में जो भूतलक्षी प्रभाव के विषय में पूछा गया है, तो सीपीसी भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है, अर्थात इस अधिनियम के जो भी कानून हैं, जो भी धाराएं हैं, वो 1 जनवरी 1909 के बाद, उस दिन से या उसके बाद के सभी मामलों पर लागू रहेगी। तो सही उत्तर हुआ हमारा इसमें बी।
अगला प्रश्न है कि संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं, यह किस भाग में परिभाषित है? तो देखिए, संहिता की जो धारा 2 है, यह धारा 2 परिभाषाओं को बताती है और इसमें जो उत्तर में हमें दिया है धारा 2(1), धारा 2(2), 2(3), 2(9) और 2(18). तो संहिता के अंतर्गत जो नियम आते हैं, नियम को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 2(18) में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ धारा 2(1) में संहिता को परिभाषित किया गया है, धारा 2(3) में डिक्रीदार को परिभाषित किया गया है अर्थात 2 क्लॉज 3, और धारा 2 क्लॉज 9 में निर्णय को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ आप एक प्रश्न के साथ साथ बाकी 3 प्रश्न और भी तैयार कर सकते हैं। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर है धारा 2 सब क्लॉज 18, जिसके अंतर्गत नियम आते हैं। अगला प्रश्न है, डिक्री की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? ए है वाद पत्र की नामंजूरी, बी है धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न की अवधारणा, सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, डिक्री की जो परिभाषा में जो सम्मिलित है वो वाद पत्र की नामंजूरी तथा धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न की अवधारणा को शामिल किया गया है, अर्थात सही उत्तर है हमारा इसमें ए और बी दोनों। सबसे पहले देखिए समझते हैं डिक्री क्या होती है। देखिए, डिक्री की जो परिभाषा है वो सीपीसी के सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में दी हुई है। सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिक्री को परिभाषित करता है और डिक्री के विषय में यह बताता है कि डिक्री 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रारंभिक डिक्री और एक अंतिम डिक्री। डिक्री जब किन्हीं 2 पक्षकारों के बीच विवाद पैदा होता है तो पक्षकारों के बीच होने वाला विवाद किसी एक पक्षकार के अधिकार और दूसरे के दायित्व के संबंध में होता है। तो न्यायालय पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों का निर्धारण करता है। किसी एक पक्षकार के पक्ष में डिक्री जारी की जाती है जब 2 पक्षकारों के बीच कोई विवाद है, तो उसमें जो अंतिम निर्णय न्यायालय के द्वारा, जिसको न्याय निर्णय कहते हैं, न्यायालय के द्वारा किया गया जो निर्णय है वो किसी एक पक्षकार के फेवर में जाएगा और दूसरे के डिसफेवर में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अंतिम रूप से सिविल मैटर्स में डिक्री जारी की जाएगी। डिक्री को आज्ञप्ति भी कहते हैं। आज्ञप्ति का मतलब हो गया आज्ञा का प्राप्त होना, अर्थात राजा की आज्ञा जो प्राप्त हुई है उसे हम एक हिंदी के सही और सिंपल अर्थ में आज्ञप्ति भी कहते हैं। तो डिक्री की परिभाषा में सम्मिलित जो है वो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना तथा धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न की अवधारणा शामिल होती है। तो वाद पत्र का जो नामंजूर किया जाना है ये ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत आता है। आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वाद पत्र की नामंजूरी सम्मिलित है। तो सही उत्तर हो गया हमारा इसमें सी। अगला प्रश्न है, क्या वाद पत्र को लौटाने वाला आदेश डिक्री है? ऑप्शन में हमें दिया है हाँ, बी है नहीं, सी है क्योंकि वाद पत्र का लौटाया जाना वाद पत्र की नामंजूरी से भिन्न होता है इसलिए यह डिक्री परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, और डी है बी और सी दोनों। तो देखिए, डिक्री की परिभाषा में जो दिया है आप उसे एक बार ध्यान से समझिए। तो डिक्री की परिभाषा में वाद पत्र के नामंजूर करने के विषय में और लौटाने के विषय में जो प्रावधान है वो केवल नामंजूर के लिए लिखा हुआ है, न कि वाद पत्र का लौटाया जाना लिखा हुआ। तो वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है, लौटाने वाली बात डिक्री में कहीं भी वाद पत्र के लिए नहीं दी हुई है। तो यहां जो हमें उत्तर बनेगा वो बनेगा नहीं बी और सी इसके साथ साथ, क्योंकि वाद पत्र का लौटाया जाना वाद पत्र की नामंजूरी से भिन्न होता है। लौटाना और नामंजूर करना दोनों बातें अलग अलग हैं। जब आपको लौटा दिया जाएगा तो उसकी लिखित में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, उसको ऑर्डर शीट पर नहीं लिया जाएगा, उसके लिए कोई डिक्री पारित नहीं की जाएगी। और जब वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा तो उसके लिए बाकायदा न्यायालय के द्वारा एक डिक्री पारित की जाएगी। तो नामंजूरी से भिन्न होता है, इसीलिए डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा सही उत्तर है डी, अर्थात बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, डिक्री भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम हो सकेगी
यह बात किस धारा में उपबंधित है। तो देखिए डिक्री कि मैंने आपको जैसा बताया कि डिक्री दो प्रकार की होती है, एक प्रारंभिक डिक्री होती है और एक अंतिम डिक्री होती है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है डिक्री भागता प्रारंभिक और भागता अंतिम हो सकती है। देखिए ये आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक डिक्री पारित हो उसके बाद ही अंतिम डिक्री पारित हो सकता है कि सीधे सीधे अंतिम डिक्री ही पारित हो जाए, और ये हो सकता है कि पहले प्रारंभिक डिक्री पारित कर दिया उसके बाद फिर अंतिम डिक्री पारित कर दिया है। तो दोनों ही जो प्रावधान है वो केस की स्थिति पर डिपेंड करता है कि न्यायालय उचित समझता है तो प्रारंभिक डिक्री कोई भी पक्षकार यदि आवेदन, जब कोई पक्षकार यदि इस बात के लिए एप्लीकेशन देता है कि प्रारंभिक डिक्री पारित की जाए तो न्यायालय इस पर विचार करेगा। विचार करने के बाद फिर प्रारंभिक डिक्री को पारित करने के विषय में उनकी पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्यों को देखते हुए जो डिक्री पारित करेगा। तो यहाँ जो प्रश्न है कि डिक्री भागता प्रारंभिक और भागता अंतिम हो सकती है, यह बात किस धारा में उपबंधित है। तो आप सीपीसी की जो धारा 2 का क्लॉज 2 के अंतर्गत जब डिक्री की परिभाषा को देखेंगे तो डिक्री की परिभाषा के धारा 2 क्लॉज 2 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है कि कोई भी डिक्री भागता प्रारंभिक हो सकती है और भागता अंतिम भी हो सकती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर सी। तो यहाँ पर धारा 2 डिक्री से संबंधित है, धारा 2 डिक्री दार से संबंधित है और धारा 2 जिला की परिभाषा से संबंधित है। तो हमारे जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है सी, अर्थात धारा 2 के स्पष्टीकरण में। अगला प्रश्न है व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश डिक्री नहीं है, ये किस में शामिल है। तो यहाँ हमें जो ऑप्शन दिया है ए धारा 2 क्लॉज 2 के परंतु ख के अंतर्गत, धारा 2 क्लॉज 2 के परंतु क के अंतर्गत, धारा 2 क्लॉज 2 के स्पष्टीकरण में और धारा 2 क्लॉज 4 में। तो देखिए धारा 2 ये जिले को परिभाषित करती है। सी ऑप्शन में धारा 2 क्लॉज 2 के स्पष्टीकरण में भागता प्रारंभिक और भागता अंतिम डिक्री के विषय में बताया गया है। यहाँ व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई भी आदेश इसमें नहीं है। धारा 2 क्लॉज 2 के परंतु क के अंतर्गत भी इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। धारा 2 क्लॉज 2 का जो परंतु क है ये न्याय निर्णय की अपील के संबंध में है, और धारा 2 क्लॉज 2 के परंतु जो ख है ये व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के आदेश की डिक्री के संबंध में है। तो जो सही उत्तर है वो है हमारा इसमें ए। अगला प्रश्न है धारा तथा आदेशों में संशोधन करने की शक्ति किसको है। धाराओं में संसद तथा आदेशों में उच्च न्यायालय को, धाराओं में उच्चतम न्यायालय एवं आदेश में उच्च न्यायालय को, दोनों में संसद को और उच्च न्यायालय को। तो देखिए जो इसका सही उत्तर है वो ए है कि धाराओं में संसद तथा आदेशों में उच्च न्यायालय को संशोधन करने की शक्ति है। तो सही उत्तर है हमारा इसमें ए। अगला प्रश्न है न्याय निर्णय के बारे में क्या सही है। पहला ऑप्शन है कि सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय न्यायिक निर्णय कहलाता है। यह दो प्रकार का हो सकता है, पहला डिक्री और दूसरा आदेश। देखिए यहाँ पर डिक्री कर ले, पहला डिक्री और दूसरा आदेश, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो न्याय निर्णय के बारे में जो सही है वो ये है पहला कि सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय न्यायिक निर्णय कहलाता है। सिविल न्यायालय द्वारा जो दिया गया निर्णय है वो न्यायिक निर्णय कहलाता है, पहला सही है। दूसरा है कि यह दो प्रकार का हो सकता है, पहला डिक्री और दूसरा आदेश। तो दोनों ही सही है, अर्थात ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है हमारा इसमें सी। अगला प्रश्न है अकिंचन के लिए वाद प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए दिया गया जो आवेदन पत्र है उसके बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। पहला है कि यह वाद नहीं होता और उस वाद पत्र को स्वीकृति और अस्वीकृति डिक्री नहीं होती है। बी है डिक्री है, सी है ए और बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो ए है कि यह वाद नहीं होता है और उस वाद पत्र को स्वीकृति और अस्वीकृति, वाद पत्र की स्वीकृति कर दी जाती है या अस्वीकृत कर दिया जाता है तो वो डिक्री की परिभाषा में या डिक्री की श्रेणी में नहीं आएगा। अकिंचन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि न्यायालय में जो मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है, जिसके पास इतनी पैसा नहीं है कि वह किसी वकील को
जो फीस दे सके, तो उसके लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अकिंचन व्यक्ति कहते हैं। तो सही उत्तर है हमारा इसमें ए। अगला है डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत धारा 47 के अंतर्गत किसी प्रश्न के निर्धारण के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए है संशोधन अधिनियम 1976 के अधिनियम संख्यांक 104 द्वारा डिक्री की परिभाषा में से इसे निकाल दिया गया है। बिल्कुल ठीक है कि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा का संख्या क्रमांक 104 के द्वारा डिक्री की परिभाषा में से इसे निकाल दिया गया है। दूसरा है इसे बहिष्कृत करने का मुख्य उद्देश्य विलंब को दूर करना है, जो देरी होती है उस देरी को दूर करना है। और तीसरा है कि संशोधन के पूर्व ऐसा निर्धारण डिक्री हो सकता था। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो संशोधन से पहले ये सही है कि संशोधन से जो ऐसा बिना संशोधन के जो प्रावधान था वो डिक्री हो सकता था। तो जो सही उत्तर है वो हमारा ऊपर के ए, बी, सी तीनों सही हैं, अर्थात सही उत्तर है हमारा इसमें डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आदेश डिक्री नहीं है। पहला है कि एक न्यायालय द्वारा किसी वस्तु को अपने अधीन किसी न्यायालय के पास प्रतिप्रेषित करना। बी है किसी वाद का उपशमन करने वाला आदेश। सी है निष्पादन के संबंध का प्रश्न अवधारित करने वाला आदेश। और डी है मांगी गई अतिरिक्त न्यायालय फीस की अदायगी न करने पर आपत्ति को खारिज करने वाला आदेश। और ई है उपरोक्त सभी। तो डिग्री की परिभाषा के आधार पर यदि हम देखें तो उपरोक्त दिए हुए सभी विकल्प, जो 4 विकल्प ऊपर दिए हुए उनमें से कोई भी जो वो डिग्री के उसमें नहीं आ रहा है, कोई भी आदेश जो वो डिग्री नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात इन चारों में से कोई भी आदेश जो है वो डिग्री नहीं है। सो सही उत्तर हुआ हमारा इसमें ई। अगला प्रश्न है सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 कब से प्रवर्तन में आया था। उत्तर है 1 जुलाई 2002, 1 जनवरी 2003, 1 मार्च 2004 से और 1 अप्रैल 2005 से। तो इसका सही उत्तर है सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 1 जुलाई 2002 से प्रवर्तन में आया था। तो सही उत्तर हो गया हमारा इसमें ए। अगला प्रश्न है सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी किस सूची का विषय है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और उपरोक्त सभी। तो देखिए सीपीसी ये समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सबसे पहले समझिए कि समवर्ती सूची क्या होती है। देखिए हमारे संविधान में की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है और केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो संसद में पास किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होती है। राज्य सूची के तहत जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य को होता है, अर्थात राज्य के विधानमंडल को। राज्य के विधानमंडल के द्वारा प्रस्तावित जो कानून है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पर कि केंद्र और राज्य में से कोई भी नियम बना सकते हैं। तो अगर विषम परिस्थितियां आती हैं तो केंद्र के द्वारा बनाया गया नियम ही लागू रहता है। लेकिन यहाँ जो हमें पूछा गया है कि किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात राज्य सरकार को भी ये अधिकार होता है कि वह संबंधित किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो जो ये विषय है सीपीसी ये समवर्ती सूची का है, अर्थात सही उत्तर है हमारा इसमें सी। अगला प्रश्न है सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन कौन कर सकता है। संसद कर सकती है, राज्य विधानमंडल कर सकता है, ए और बी दोनों, और उच्च न्यायालय। तो देखिए यहाँ पूरी सीपीसी की बात की जा रही है। सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही संशोधन कर सकते हैं, अर्थात सही उत्तर है हमारे यहाँ पर ए और बी। देखिए उच्च न्यायालय जो है ये केवल आदेश में संशोधन कर सकता है, बाकी के जो संशोधन है वो संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा किए जाएंगे। तो सही उत्तर हुआ हमारा इसमें यहाँ पर सी। अगला प्रश्न है क्या उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया में संशोधन कर सकता है।
तो हाँ लेकिन केवल आदेश में, नहीं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर सकता है लेकिन केवल आदेश में संशोधन कर सकता है, तो सही उत्तर हुआ हमारा यहां पर बी। प्रश्न है कि निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 तथा 2002 की संवैधानिकता को मान्य ठहराया? 1999 और सन 2002 के जो संशोधन अधिनियम किए गए थे उनकी जो संवैधानिकता थी उसे मान्य ठहराया। इसके लिए 4 केसेज हमें दिए हुए हैं। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम भारत संघ, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो ए है, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम भारत संघ। तो सही उत्तर हुआ हमारा यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है डिक्री है न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, न्याय निर्णय की अनौपचारिक अभिव्यक्ति, न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति परंतु इसमें ऐसी न्याय निर्णय नहीं होगा जिसकी अपील आदेश की तरह होती है और उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो यहाँ जो सही आप डिक्री की परिभाषा जो पढ़कर के देखेंगे किताब और डायरेक्ट में, तो जो सही परिभाषा है वो जो सी ऑप्शन है लिखा हुआ है उस प्रकार से लिखी हुई है कि न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति परंतु इसमें ऐसा न्याय निर्णय नहीं होगा जिसकी अपील आदेश की तरह होती है। तो सही उत्तर हुआ हमारा इसमें सी। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक डिक्री है ऐसा न्याय निर्णय के विवादास्पद विषयों में से पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय करता है किंतु वाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं करता। बात प्रारंभिक डिक्री की आ रही है, ध्यान से समझिए। ऐसे न्याय निर्णय की विवादास्पद विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय करता है चाहे इसमें वाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। उपरोक्त दोनों सत्य हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री से पहले पारित की जाती है यदि न्यायालय उचित समझता है। तो यदि किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायालय प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है जो अंतिम डिक्री से पहले पारित की जाती है। तो ऐसा न्याय निर्णय के विवादास्पद विषयों में से पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय करता है किंतु वाद को पूर्ण रूप से निपटारा नहीं करता। तो प्रारंभिक डिक्री वाद के पूर्ण निपटारे से पहले न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। तो सही उत्तर है हमारा इसमें ए। अगला प्रश्न है कि किस मामले में प्रारंभिक डिक्री दी जा सकती है? कब्जा एवं किराए के बाद में, प्रशासनिक वाद में, भागीदारी की समाप्ति के बाद में और उपरोक्त सभी में। तो सही उत्तर है हमारा इसमें डी, उपरोक्त सभी मामलों में प्रारंभिक डिक्री जारी की जा सकती है। डिक्री कब अंतिम हो जाती है? ऑप्शन ए है जबकि इसके विरुद्ध अपील न की गई हो, बी है जबकि डिक्री उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई हो, सी है जहां मामले का पूर्ण रूप से निपटारा कर दिया जाता हो और डी है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो देखिए जबकि इसके विरुद्ध अपील न की गई हो, जब किसी मामले में कोई डिक्री पारित की गई है न्यायालय के द्वारा, यदि आप उसमें अपील नहीं करते हैं तो वो डिक्री अंतिम डिक्री हो गई। जबकि डिक्री उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई है, उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि कोई डिक्री पारित की गई है तो उसके अगेंस्ट भी कोई अपील नहीं है तो भी वो डिक्री अंतिम डिक्री हो गई। और जहां मामले का पूर्ण रूप से निपटारा कर दिया गया, जहां मामला दोनों पक्षों के बीच में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, अर्थात अब उनमें से किसी के बीच कोई विवाद की विषय वस्तु नहीं रही है, तब ऐसी स्थिति में जो डिक्री है वो अंतिम डिक्री मानी जाएगी और उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो सही उत्तर है हमारा इसमें डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन डिक्री की परिभाषा में आता है? पहला है कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश। दूसरा है साक्ष्य एवं प्रमाण के अभाव में वाद को खारिज करने का निर्णय। तीसरा है उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आदेश। और डी ऑप्शन है निष्पादन की कार्यवाहियों में पारित आदेश। तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश डिक्री की श्रेणी में नहीं आता। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती हैं, जो 5 प्रकार की रिटें हैं सुप्रीम कोर्ट जारी करता है।
और बी है कि साक्ष्य एवं प्रमाण के अभाव में वाद को खारिज करने का निर्णय। देखिए वाद खारिज किया जाएगा तो सीधी बात है कि वाद को जब न्यायालय खारिज करता है तो उसके संबंध में डिक्री जारी करेगा। तो सही उत्तर हुआ हमारा इसमें बी, साक्ष्य एवं प्रमाण के अभाव में वाद को खारिज करने का निर्णय। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम सीपीसी के और नए प्रश्न लेकर के आएंगे। सो प्लीज़ आप अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसी भी आपकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी मैं उसी के हिसाब से आगे वीडियो और बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।